नमस्कार दर्शकों, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी E5O से जुड़ी दो बहुत बड़ी और दो टुक खबरें लेकर आए हैं। यदि आप पेंशन भोगी या फिर पीएफ खाता धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश भर में करोड़ों पेंशन भोगियों की लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी, उस पर अब सरकार ने उन्हें हटाने का साफ कर दिया है। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब फोबिया ने पेंशन राशि को लेकर जो असमंजस की स्थिति बताई थी, उसे दूर कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ की, जिसमें लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन में भारी उछाल आने के आसार बने हुए हैं। कैसे 7,500 न्यूनतम पेंशन का रास्ता लगभग पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके साथ ही जो लोग अभी नौकरी में हैं और हर महीने पीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुनहरी खबर है। फोबिया जल्द ही ब्याज पर बड़ा विज्ञापन करने वाला है। 11 दिन के अंदर यानी 2 मार्च को होने वाली अहम बैठक में तय होगा कि आपकी पत्नी पर गहरी दिलचस्पी होगी। तो जानें, शुरू करें और सबसे पहले जानें पेंशन से जुड़ी वो बड़ी अपडेट जिसके बारे में हर पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दोस्तों, पेंशन का मामला हमेशा से ही प्रेरित रहता है। रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेंशन ही होती है। ऐसे में जब महंगाई आसमान छू रही हो, दवाइयों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हों, तो एक सीमित पेंशन पर गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल को देखते हुए लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग हो रही थी। अब इस मांग पर सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। E5O ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और पेंशन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बढ़ोतरी कितनी होगी और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। फिलहाल जो लोग EPFO के अंतर्गत पेंशन पा रहे हैं, उनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी पेंशन बहुत कम है। कई लोगों को महज 1,000 से 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। नई घोषणा के तहत इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 करने पर सहमति बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को पेंशन कम मिल रही थी, उनकी आय में अब कई गुना का इजाफा हो सकता है। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर करोड़ों पेंशन धारकों की जेब पर असर डालेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी सभी के लिए एक समान होगी? यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण जरूरी है। दरअसल ये फैसला उन पेंशनर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा जो ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों में रहते हैं। गांवों में रहने का खर्च शहरों के मुकाबले कम होता है। वहाँ 7,500 की राशि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए काफ़ी हद तक सहायक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या चेन्नई जैसे महानगरों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए ये राशि अभी भी कम पड़ सकती है। इन शहरों में सिर्फ किराया ही हज़ारों रुपए में होता है। साथ ही बिजली, पानी, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च भी बहुत अधिक है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस की तरह इसे भी महंगाई से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हर साल अपने आप इसमें इजाफा होता रहे। अब इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? दरअसल पिछले कुछ समय से पेंशनर्स और उनके संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा था और कोर्ट ने पेंशन के मुद्दे पर EPFO को कई बार फटकार भी लगाई थी। ऐसे में सरकार और EPFO दोनों ही इस मसले को सुलझाने के पक्ष में हैं। ये फैसला न सिर्फ एक कानूनी बाध्यता है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी देखभाल करना समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। पेंशन बढ़ाने से उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगेगा कि वो आर्थिक रूप से सुरक्षित है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे सिर्फ पेंशनर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि बुढ़ापे में लोग अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उनकी अपनी आय होगी तो परिवार में उनकी स्थिति मजबूत होगी और वो आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर पेंशन बढ़ती है तो बाजार में भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां बरकरार हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि ये लाभ हर पेंशनर तक समान रूप से पहुंचे। अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि प्रक्रिया जटिल होती है या फिर जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि EPFO इस बढ़ोतरी को लागू करने के लिए एक सरल और पारदर्शी प्रणाली विकसित करे। साथ ही जो पेंशनर अभी भी पुरानी व्यवस्था में फंसे हुए हैं, उन्हें इस नई व्यवस्था में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पेंशन के साथ साथ अगर स्वास्थ्य सेवाओं को भी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए तो ये कदम और भी असरदार हो जाएगा। बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च इलाज का ही होता है। अगर सरकार आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना पेंशनर्स के लिए लेकर आए तो उन्हें बड़ी रास्ता बीमा करके राहत मिलेगी। साथ ही बुजुर्गों के लिए रियायती आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर शहरी इलाकों में। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम कह सकते हैं कि FO का 7,500 पेंशन बढ़ाने का फैसला एक क्रांतिकारी कदम है। ये न सिर्फ पेंशनर्स के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि एक जिम्मेदार प्रशासन की भी मिसाल पेश करता है। उम्मीद है कि जल्द ही इस फैसले को अधिसूचित कर दिया जाएगा और पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई राशि आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं पर खबर खत्म नहीं होती। अब बारी है उन लोगों की जो अभी नौकरी में हैं और अपने भविष्य के लिए PF में पैसा जमा कर रहे हैं। उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है।
चलिए अब बात करते हैं ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर की। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन दिनों अपने करीब 7 से 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स की ब्याज दर को लेकर चर्चा में है। बीते कुछ वर्षों से पीएफ पर ब्याज दर लगातार 8.25% पर स्थिर बनी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले सब 500% बढ़ाने का वित्तीय वर्ष में भी यही दर बरकरार रहेगी या इसमें बढ़ोतरी होगी? इस सवाल का जवाब 2 मार्च को होने वाली अहम बैठक में मिल जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी के सदस्य शामिल होंगे और पीएफ ब्याज दर पर अंतिम कार्रवाई कर सकते हैं। वहां से इस सवाल का जवाब 2 मार्च को होने वाली सदस्य शामिल होंगे मोहर लगाएंगे। बीते 15 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें पीएफ निकासी को आसान बनाने और दावों के निपटारे में तेजी लाने जैसे सुधार शामिल थे। अब इस बार की बैठक से भी कई बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार भी ब्याज दर को यथावत रखे जाने के आसार सबसे ज्यादा हैं। यानी लगातार तीसरे साल भी पीएफ खाता धारकों को 8.25% के हिसाब से ब्याज मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्याज दर नहीं बढ़ती तो क्या ये खाता धारकों के लिए निराशा की बात होगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम मौजूदा आर्थिक माहौल पर नजर डालें तो ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें लगातार घट रही हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और अन्य सरकारी बचत योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज भी अब कम हो गया है। ऐसे में अगर ईपीएफओ 8.85% ब्याज दर बरकरार रखता है तो ये एक बेहतरीन रिटर्न ही होगा। इसके अलावा पीएफ में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से करमुक्त भी है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। ईपीएफओ के पास फिलहाल करीब 28 लाख करोड़ की पूंजी है, जिसे वो अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। इसमें से 45% से 65% पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है, जो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। वहीं 20% से 45% पैसा अन्य ऋण साधनों में और 5% से 15% पैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के जरिए शेयर बाजार में लगाया जाता है। बाकी 5% पैसा अल्पकालिक साधनों में निवेश किया जाता है। निवेश का ये मिश्रण ईपीएफओ को सुरक्षा और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। जब बाजार में तेजी होती है तो शहरों से अच्छा रिटर्न मिलता है और जब बाजार गिरता है तो सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षा कवच का काम करती हैं। इसी वजह से ईपीएफओ हर साल एक स्थिर और सुनिश्चित ब्याज दर दे पाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार भी ईपीएफओ के पास 8.25% ब्याज देने के लिए पर्याप्त अधिशेष मौजूद है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भी ये दर बरकरार रह सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ईपीएफओ को निवेश के नए रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और सरकारी प्रतिभूतियों पर घटते ब्याज को देखते हुए अगले वित्तीय वर्षों में रिटर्न पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि ईपीएफओ निवेश की रणनीति को और मजबूत करे और नए अवसरों की तलाश करे। इस बैठक में ब्याज दर के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसे कि पीएफ निकासी के नियमों को और सरल बनाना, दावों के निपटारे की प्रक्रिया को तेजी लाना, ईपीएफओ की वेबसाइट को अपग्रेड करना ताकि यूजर्स को कोई परेशानी ना हो, और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करना। बैठक में यह भी तय किया जा सकता है कि डिजिटल माध्यम से सेवाओं का विस्तार कैसे किया जाए ताकि लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिल सके। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ईपीएफओ के लिए ये समय बेहद अहम है। एक तरफ पेंशनर्स को 7,500 पेंशन देने का रास्ता साफ हुआ है, तो दूसरी तरफ करोड़ों पीएफ खाताधारक ब्याज दर के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ये दोनों ही फैसले सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। पेंशन बढ़ने से रिटायर्ड लोगों की जिंदगी आसान होगी, वहीं पीएफ पर अच्छा ब्याज मिलने से नौकरी पेशा लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर बनी अन्य अफवाहों से सावधान रहें। ईपीएफओ की ओर से जो भी आधिकारिक घोषणा की जाएगी, हम आपको तुरंत इस चैनल पर अपडेट करेंगे। 2 मार्च के बाद जैसे ही ब्याज दर को लेकर कोई ठोस जानकारी आई, हम उसे आपके सामने स्पष्ट कर देंगे। साथ ही पेंशन अधिसूचना की जारी होगी, उसकी भी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए और हर छोटी बड़ी खबर का सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण पाने के लिए घंटी का निशान जरूर दबाएं। अंत में बस इतना ही कहना है कि उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती है। सरकार के ये कदम है, देश में युवा और श्रमिक तबके के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है। हमें सम्मिलित रूप से इन कदमों का स्वागत करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम सिरे पर स्थित व्यक्ति तक भी इसका लाभ उठाया जाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूरी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो पेंशन पर प्रतिबंधित हैं या जो परिवार खाताधारक है। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।